हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग जेनेटिक्स के मीनिंग को समझ चुके हैं, जीन और एलील को भी समझ चुके हैं और पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर दो तरह का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस दोनों क्रॉस को करने के पश्चात मेंडल ने कुछ नियम दिया था, गुणों के ट्रांसफर का कुछ नियम दिया था, जिसे कहा गया मेंडल की वंशागति का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने वंशागति का कौन कौन सा नियम दिया था और आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल को प्रयोग करना था तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। मटर के ही पौधे को क्यों चुना और आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेंडल की वंशागति का नियम। हम लोग पढ़ते हैं मेंडल की वंशागति का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में कहते हैं मेंडल की वंशागति का नियम, मेंडल की वंशागति का नियम, मेंडल की वंशागति का नियम। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर दो तरह का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अपने दोनों प्रयोग के पश्चात मेंडल ने कुछ नियम दिया जिसे कहा गया मेंडल की वंशागति का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कुल 3 नियम दिया गया था, पहला दूसरा तीसरा, कुल 3 नियम दिया गया था, जिसमें से शुरू का 2 नियम पहले प्रयोग यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था और तीसरा प्रयोग यानी कि तीसरा नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग के आधार पर दिया गया था। तो हम लोग बारी बारी से तीनों नियम पढ़ लेते हैं। कुल दिया था 3 नियम, है ना। कुल दिया गया था कितना नियम? 3 नियम दिया गया था, जिसमें से शुरू का 2 नियम दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। और लास्ट का जो एक नियम दिया गया था, तीसरा नियम, वो दिया गया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, है ना। वो दिया गया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, यानी कि पहला और दूसरा नियम दिया गया था, यानी शुरू का 2 नियम दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम दिया गया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। एक एक करके नियम हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, बोलेंगे फर्स्ट लॉ, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ या बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी में कहते हैं प्रथम नियम, या इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। क्या है ये नियम? ठीक है, क्या है ये नियम? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मेंडल ने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था। ठीक है, एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था, इसको बोला गया था पी पीढ़ी। लंबा पौधा में जीन था, शुद्ध लंबा पौधा था, कैपिटल टी, बौना पौधा में स्मॉल टी। और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया था तो F1 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि सभी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, उसमें जीन था कैपिटल टी स्मॉल टी,
सभी कैसा पौधा प्राप्त हुआ था? लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। याद रखिएगा कि जिन दिखाई नहीं पड़ता है, लंबा है पौधा या बौना है वो दिखता है, लेकिन पौधा के अंदर का जिन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मेंडल को यह अनुमान था कि जीव में कुछ तो कण रहता है जिसमें गुण संचित रहता है। माता पिता का या पेरेंट का वही कण बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है और उसी कण के साथ पेरेंट का गुण बच्चे में आ जाता है। मेंडल ने उस कण का नाम दिया था फैक्टर। वही फैक्टर आगे चल करके कहलाया जीन। तो जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं, मेंडल उसको फैक्टर कहता था। और मेंडल को यह अनुमान था कि वह फैक्टर जोड़े में पाया जाता है। मेंडल को यह अनुमान था कि वो जो फैक्टर होता है वो जोड़े में पाया जाता है। ठीक है। तो मेंडल ने देखा कि जब एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप वाले शुद्ध जनक के बीच क्रॉस किया गया, एक लक्षण था लंबाई, और लंबाई लक्षण का दो रूप लिया गया। लंबाई ज्यादा तो बोलेंगे लंबा पौधा, लंबाई कम तो बोलेंगे बौना पौधा। तो ये लंबा और बौना, ये दोनों एक ही लक्षण लंबाई का दो विपरीत रूप है। यानी कि मेंडल ने कहा कि जब एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण दिखता है, केवल एक ही पेरेंट का लक्षण दिखता है और दूसरे पेरेंट का लक्षण नहीं दिखता है। यानी कि लंबा वाला लक्षण F1 पीढ़ी में दिखता है, बौनापन का लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखता है। तो जो लक्षण दिखता है उसको बोला गया प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो लक्षण नहीं दिखता उसको कहा गया अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर। यहां लंबापन का लक्षण दिखा तो बोला गया कि लंबापन का लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और इसमें बौनापन का लक्षण नहीं दिखा, जीन तो आया है, एलील तो आया है, फैक्टर तो आया है, लेकिन छोटी टी आया है ना, लेकिन फिर भी पौधा बौना नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है? अप्रभावी। बोला कि जो लक्षण नहीं दिखता वो कैसा होता है? अप्रभावी लक्षण होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो इस नियम में यही बात कहा गया कि जब एक लक्षण के दो विपरीत रूप वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो बनने वाली F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण दिखता है और दूसरे जनक का लक्षण नहीं दिखता है। दिखाई पड़ने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसे यहां F1 पीढ़ी के पौधा में लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, और बौनापन का लक्षण अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। और एक दो बात को मिला करके इसके नियम में का मुख्य बात हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है। क्या क्या कहा गया इस नियम में? सबसे पहले कहा गया कि लक्षण का निर्धारण फैक्टर के द्वारा होता है। फैक्टर के द्वारा होता है। इसी फैक्टर को आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। लक्षण का निर्धारण किसके द्वारा होता है? फैक्टर के द्वारा होता है। दूसरा बात कहा कि फैक्टर जोड़े में पाया जाता है। यह फैक्टर जोड़े में पाया जाता है। जैसे यहां पर लिखे है ना, डबल कैपिटल टी और यहां डबल स्मॉल टी, यहां भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी दो टी है कि नहीं। इसी बात को कहा गया कि फैक्टर जोड़े में पाया जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट में कहा गया कि अगर एक ही लक्षण का दो अलग अलग ट्रेट वाला फैक्टर एक साथ आ जाए, जैसे यहां लंबा वाला भी फैक्टर आ गया बड़ी टी और बौना वाला भी फैक्टर आ गया छोटी टी, ऐसी स्थिति में यानी कि अगर बड़ी टी छोटी टी दोनों आ जाए, अगर बड़ी टी छोटी टी दोनों आ जाए, तो ऐसी स्थिति में एक फैक्टर का लक्षण दिखता है और दूसरे फैक्टर का लक्षण नहीं दिखता है। यानी कि ये बड़ी टी का लक्षण दिखता है तो बड़ी टी को कहा गया डोमिनेंट फैक्टर, प्रभावी। इसको बोला गया क्या? प्रभावी।
डोमिनेंट, इसको बोला गया प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। और स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखता है, इसलिए स्मॉल टी को कहा गया ओ प्रभावी। इसको बोला गया क्या? ओ प्रभावी यानी कि रिसेसिव कहा गया। तो मेंडल ने अपने पहले नियम में कहा कि लक्षण का निर्धारण फैक्टर द्वारा किया जाता है, फैक्टर जोड़े में रहता है, और अगर एक ही लक्षण का दो विपरीत ट्रेट वाला फैक्टर एक साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में एक फैक्टर अपना प्रभाव दिखाता है और दूसरा फैक्टर अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। जो अपना प्रभाव दिखाता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है उसको रिसेसिव यानी कि अप्रभावी कहते हैं। यही है फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया था। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं, हम लोग दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं, और दूसरा नियम है, इसको कहते हैं सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन हिंदी में कहते हैं इसको दूसरा लॉ या द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या दूसरा नियम बोलेंगे, या कहते हैं इसको पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, क्या है यह नियम? यह भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही दिया गया था। एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक कैपिटल टी वाला पौधा लिया गया था, एक स्मॉल टी वाला पौधा लिया गया था, और फिर यहां पर जब F1 पीढ़ी बना था तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। पौधा कैसा था? लंबा था। F1 पीढ़ी में पौधा लंबा था, लेकिन यह शुद्ध लंबा नहीं था, यह संकर लंबा था, क्योंकि एक ही फैक्टर है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, और स्मॉल टी बौनापन के लिए होता है। मतलब ये पौधा संकर लंबा था। संकर में ऐसे होगा संकर, हाइब्रिड अशुद्ध, शुद्ध लंबा तो ये होता है कैपिटल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब ये संकर लंबा पौधा है, F1 पीढ़ी का पौधा। तो मेंडल ने देखा कि जब F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मेंडल ने देखा कि जब F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो F2 पीढ़ी में यहां जब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जब यहां होता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 पीढ़ी में दो तरह का पौधा प्राप्त होता है, कुछ लंबा पौधा और कुछ बौना पौधा। दोनों तरह का पौधा प्राप्त हुआ। लंबा पौधा में हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो जीन होगा कैपिटल टी, या तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और बौना पौधा में तो स्मॉल टी ही होता है। और ये हो गया F2 पीढ़ी। ये कौन सा पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। तो मेंडल ने अपने दूसरे नियम में कहा कि जब F1 पीढ़ी के संकर लंबा पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यह संकर लंबा पौधा है, यह शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, इसमें एक फैक्टर आया है लंबापन का और एक फैक्टर आया है बौनापन का। लंबापन का प्रभावी है, बौनापन का अप्रभावी है, यानी कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। यानी कि इस लंबा पौधा में लंबा बौना दोनों लक्षण साथ साथ है, इस लंबा पौधा में लंबा और बौना दोनों लक्षण साथ साथ है। लेकिन जैसे ही इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन और बनता है F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों लक्षण अलग अलग हो गया। लंबा और बौना दोनों लक्षण क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ये लंबा अलग और बौना अलग, यानी जो दो लक्षण F1 पीढ़ी में साथ साथ था वह F2 पीढ़ी में पृथक हो गया। पृथक यानी अलग हो गया, सेग्रीगेट कर गया, क्या कि नहीं? यहां लंबा और बौना दोनों लक्षण एक साथ है, लेकिन जैसे F2 पीढ़ी बनता है तो लंबा पौधा अलग हो गया, बौना पौधा अलग हो गया, है ना?
लंबा और बौना पौधा बिल्कुल क्या हो गया, लंबापन का लक्षण अलग, बौनापन का लक्षण अलग। इसी को कहा गया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब पृथक हो जाना, अलग हो जाना। F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे में लंबा बौना दोनों लक्षण साथ साथ था, लेकिन जैसे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और F2 पीढ़ी बना तो लंबा और बौना दोनों लक्षण जो पहले था साथ साथ, अब दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने पर F2 पीढ़ी में उसका दोनों लक्षण पृथक हो जाता है। उसका दोनों लक्षण क्या होता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, उसका दोनों लक्षण क्या हो गया, पृथक हो गया। दोनों लक्षण का मतलब क्या है, एक हो गया लंबा और एक हो गया बौना। F1 में लंबा बौना साथ साथ था, दिखता था लंबा, नहीं दिखा बौना, लेकिन साथ साथ जरूर था। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण क्या हो गया, पृथक हो गया, इसलिए इसको कहा गया पृथक्करण का नियम। ठीक है, रियल में सबसे पहले पृथक्करण के नियम का ही खोज हुआ था। जो पहला नियम हम लोग पढ़े प्रभाविता का नियम, उससे भी पहले पृथक्करण के ही नियम का खोज हुआ था। मेंडल जब प्रयोग कर रहा था तो मेंडल को कुछ जीन नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखता है, हम लोग को भी नहीं दिखता है। तो मेंडल को तो बस सीधा लग रहा था कि ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, क्रॉस कराए, अगली पीढ़ी में सब लंबा पौधा ही प्राप्त हुआ। तो एक बार मेंडल को ऐसा लगा कि शायद F1 पीढ़ी में बौनापन का लक्षण आया ही नहीं, सिर्फ लंबापन का ही लक्षण आया, बौनापन का लक्षण यहां नहीं आया। लेकिन जब F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त हो गया। अब बात है कि इस लंबा पौधा से ये लंबा पौधा बनना तो ठीक है कि लंबा पौधा से लंबा पौधा बन सकता है, लेकिन इस लंबा पौधा से ये बौना पौधा कैसे बन सकता है? बच्चे में तो पेरेंट का ही ना गुण जाता है। जब यहां बौना पौधा बना, इसका मतलब इसके पेरेंट में बौनापन का लक्षण होगा, यानी कि इस लंबा पौधा में बौनापन का लक्षण कहीं ना कहीं होगा, और वही लक्षण यहां F2 पीढ़ी में बौना पौधा के रूप में प्रकट हुआ, यानी दिखाई पड़ा। तो मेंडल को ऐसा लगा कि ये जो लंबा पौधा है ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, इसमें लंबा और बौना दोनों लक्षण साथ साथ है। लंबा दिख रहा था, बौना नहीं दिख रहा था, लंबा हो गया प्रभावी, बौना हो गया अप्रभावी। लेकिन जैसे F2 पीढ़ी बनता है तो लंबा बौना दोनों अब क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो दो लक्षण लंबा बौना F1 पीढ़ी में साथ साथ था, F2 पीढ़ी में दोनों क्या हो गया, पृथक हो गया। तो रियल में पहले पृथक्करण के नियम का ही खोज हुआ था, बाद में यह कहा गया कि जब यहां लंबा बौना दोनों लक्षण साथ साथ था तो दिखा कौन, सिर्फ लंबा दिखा, कौन नहीं दिखा, बौना नहीं दिखा। तो जो दिखता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो नहीं दिखता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और नियम बना दिया कि केवल F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक का ही लक्षण दिखेगा, अप्रभावी जनक का लक्षण यहां दिखता नहीं है। भले ही जीन रहेगा, एलील रहेगा, फैक्टर रहेगा, लेकिन कि बाहर से दिखता नहीं है। क्या यह बात समझ में आया? पृथक्करण का नियम हो गया। अब इसी नियम को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिट्स भी कहते हैं। हिंदी में इसी को युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
इसी नियम को और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे में लंबा और बौना दोनों लक्षण का फैक्टर या दोनों लक्षण का एलील साथ साथ रहता है। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ है। कैपिटल टी लंबा वाला एलील और स्मॉल टी बौना वाला एलील, या तो फैक्टर बोलें या एलील बोलें या जिन भी बोल सकते हैं। यानी कि लंबा और बौना दोनों लक्षण का फैक्टर या एलील साथ साथ रहता है। लेकिन जैसे ही यहां गेमिट का निर्माण होगा, जैसे ही इस F1 पीढ़ी के पौधा में गेमिट बनता है, एक बार गेमिट जरा बना लेते हैं। पौधा कैसा है? पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया संकर लंबा पौधा, ये हो गया संकर लंबा पौधा, F1 पीढ़ी का है संकर लंबा पौधा। जैसे इसमें गेमिट बनेगा, तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग नियम पढ़े हैं, कैपिटल टी अलग गेमिट में चला जाता है और स्मॉल टी अलग गेमिट में चला जाता है। तो ये क्या हो गया? गेमिट। यह भी क्या हो गया? गेमिट। तो मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी के पौधा में लंबा और बौना दोनों लक्षण का एलील साथ साथ रहता है, लेकिन जैसे ही गेमिट बनता है तो ये दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाता है, या दोनों फैक्टर अलग अलग गेमिट में चला जाता है। जब पौधा में लंबा और बौना यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ था, तभी तो पौधा को संकर कहा गया, हाइब्रिड कहा गया, अशुद्ध कहा गया। ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है। शुद्ध लंबा पौधा का मतलब क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, लंबा भी है और बौना भी है, इसलिए ये पौधा कैसा है? संकर, हाइब्रिड है, हाइब्रिड, अशुद्ध है, अशुद्ध। तो पौधा भले अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जैसे गेमिट बनेगा, तो गेमिट निर्माण के समय ये जो दोनों एलील है या दोनों फैक्टर है वो अलग अलग गेमिट में चला जाता है, इसलिए गेमिट शुद्ध बनता है। ये गेमिट कैसा बना? शुद्ध। ये गेमिट कैसा बन गया? शुद्ध बना। तो यही बात कहा मेंडल ने कि गेमिट हमेशा शुद्ध रूप में ही बनता है। पौधा भले ही संकर हो जाए, अशुद्ध हो जाए, हाइब्रिड हो जाए, लेकिन गेमिट निर्माण के समय दोनों फैक्टर, दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाता है, जिसके कारण गेमिट हमेशा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। और इसी को कहा गया युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिट्स। क्या ये बात समझ में आया? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोग दो नियम पढ़ लिए, अब बचा एक तीसरा नियम। तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा नियम है, बोलते हैं थर्ड लॉ। तीसरा नियम को क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ, है ना? थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट हिंदी में कहते हैं, एक तो तीसरा नियम कह सकते हैं, तीसरा नियम, या बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है ये नियम? तो यह नियम जो दिया गया था वो डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया था, है ना? ये नियम दिया गया था डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित, डायहाइब्रिड क्रॉस पर ये आधारित है। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायहाइब्रिड क्रॉस का एक डायग्राम बनाते हैं। कैसा पौधा लिया था? गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया था, और एक झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया था।
कौन सा पीढ़ी हुआ ये? पी पीढ़ी। और जैसे ही क्रॉस पोलिनेशन कराया तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीला बीज, सभी गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ था। ये हुआ F1 पीढ़ी। लेकिन F1 पीढ़ी के पौधा में जब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन तो अगली पीढ़ी में 4 तरह का पौधा प्राप्त हुआ था। अगली पीढ़ी में 4 तरह का पौधा प्राप्त हुआ था, कुछ सेम ऐसा, यानी कि गोल पीला बीज, गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा। कुछ पौधा ऐसा हुआ कि आकृति यहां से आ गया गोल, लेकिन रंग आ गया उधर से हरा, गोल हरा बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ। कुछ पौधा में आकृति इधर से आया झुर्रीदार, झुर्रीदार, लेकिन रंग आ गया इधर से पीला, झुर्रीदार पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा। और कुछ पौधा सेम ऐसा, यानी कि झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा प्राप्त हुआ। यह हुआ कौन सा पीढ़ी? F2 पीढ़ी। ये सब तुम लोग पढ़े ही थे, अभी बताना पड़ेगा फिर से। तो मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में 2 तरह का मटर का पौधा लिया था। कौन कौन? एक ऐसा मटर का पौधा जिसमें गोल आकृति का, थोड़ा सा हम यहां कलर भी बनाते हैं, ठीक है, कलर भी बना रहे हैं, गोल पीला ना, हाँ ये बन जाएगा, ये हुआ गोल पीला बीज, ठीक है। और इधर है हरा झुर्रीदार बीज, तो हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार बीज, ठीक है। तो झुर्रीदार टाइप का उम्मीद है कि लग रहा होगा। यहां पर गोल पीला बीज, ठीक है, गोल पीला बना देते हैं। ये हो गया गोल पीला, ठीक। फिर पीला कहां है? पीला यहां है, झुर्रीदार पीला है, झुर्रीदार पीला ये हो गया झुर्रीदार पीला। इसके बाद यहां है गोल हरा, ये हो गया गोल हरा, और ये हो गया झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में एक ऐसा मटर का पौधा लिया जो गोल आकृति का और पीला रंग का बीज उत्पन्न करता था। एक दूसरा मटर का पौधा लिया जो झुर्रीदार आकृति का और हरा रंग का बीज उत्पन्न करता था। दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी ऐसा पौधा, यानी गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ। और जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 पीढ़ी में यहां पर हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, यहां हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और यहां हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब F1 पीढ़ी के पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो F2 पीढ़ी में 4 तरह का पौधा प्राप्त होता है, गोल पीला बीज वाला, गोल हरा बीज वाला, झुर्रीदार पीला बीज वाला और झुर्रीदार हरा बीज वाला। ये 4 तरह का पौधा F2 पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो मेंडल ने कहा जब 2 लक्षण के 4 ट्रेट की वंशागति कराई जाती है, 2 लक्षण के 4 ट्रेट, यहां 2 लक्षण कौन कौन है? एक तो लक्षण है, यहां जो है एक लक्षण है, एक जो लक्षण है वो है बीज की आकृति, आकृति का 2 रूप, यहां गोल हो गया और यहां पर झुर्रीदार हो गया। यहां गोल है और यहां क्या है? झुर्रीदार। ये आकृति का 2 अलग अलग रूप है। और दूसरा लक्षण लिया था बीज का रंग, यहां पीला रंग और यहां हरा रंग। ये पीला और हरा दोनों रंग का 2 रूप है और गोल और झुर्रीदार ये आकृति का 2 रूप है। तो 2 लक्षण कौन कौन? एक हो गया बीज की आकृति, दूसरा हो गया बीज का रंग। 2 लक्षण, लेकिन ट्रेट कितना? 4, रंग का 2 रूप, पीला और हरा, आकृति का 2 रूप, गोल और झुर्रीदार। कुल लक्षण यानी कुल ट्रेट हो गया कितना? 4। तो मेंडल ने कहा जब 2 लक्षणों के 4 ट्रेट वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, 2 लक्षणों के 4 ट्रेट वाले शुद्ध पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उसके सभी ट्रेट, टोटल 4 ट्रेट, सभी ट्रेट की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। सभी ट्रेट की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है।
कोई किसी के साथ हर पीढ़ी में जुड़ करके ट्रांसफर नहीं करेगा। यहां फिर से समझिए, देखिए यहां पर ये गोल आकृति जो है वो किस रंग के साथ है? गोल आकृति जो है वो पीला रंग के साथ है। लेकिन गोल आकृति हमेशा पीला रंग के साथ, गोल आकृति हमेशा पीला रंग के साथ नहीं आ सकता है। जब हम यहां देखते हैं, जब हम यहां देखते हैं, ये गोल आकृति किसके साथ आया? हरा के साथ आया। मतलब गोल पीला को छोड़ करके किससे जुड़ गया? हरा से जुड़ गया। गोल पीला को छोड़ करके किससे जुड़ गया? हरा के साथ जुड़ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसी बात नहीं है कि जब भी बीज की आकृति गोल होगी बीज का रंग पीला ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि बीज की आकृति गोल होगी तो रंग पीला ही हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। यहां हम देखते हैं कि बीज की आकृति गोल है और रंग कैसा हो गया? हरा। मतलब ये गोल पीला को छोड़ दिया और जुड़ गया किसके साथ? इस हरा के साथ जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं? यानी कि ये दोनों लक्षण ये दोनों ट्रेट एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि ये दोनों हर पीढ़ी में साथ साथ जाते रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसी प्रकार हम यहां देखते हैं कि बीज की जो झुर्रीदार आकृति है वो किस रंग के साथ है? हरा रंग के साथ है कि नहीं? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो झुर्रीदार आकृति है वो पीला रंग के साथ आ गया। यानी कि झुर्रीदार आकृति हमेशा हरा रंग के साथ नहीं आता है, बल्कि ये झुर्रीदार आकृति पीला रंग के साथ हरा को छोड़ दिया, या ये झुर्रीदार आकृति हरा को क्या क्या छोड़ दिया और किससे जुड़ गया? ये पीला से जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं? ये जो गोल झुर्रीदार आकृति है ये हरा को छोड़ करके किसके साथ जुड़ गया? पीला के साथ जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये झुर्रीदार और हरा ये दोनों ट्रेट हमेशा एक साथ नहीं रहेगा। ये दोनों अभी इस पीढ़ी में जरूर एक साथ है, लेकिन अगली पीढ़ी में वो अलग हो सकता है। तो मेंडल ने यही कहा, जब दो लक्षणों के 4 ट्रेट की वंशागति कराई जाती है या दो लक्षणों के 4 ट्रेट वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उसके प्रत्येक ट्रेट, सभी ट्रेट की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। सब ट्रेट अपने अपने तरीके से वंशागति करेगा, किसी और ट्रेट के साथ हमेशा बंध करके जुड़ करके उसी रूप में हर पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं करता है। इस पीढ़ी में अगर गोल पीला साथ साथ है तो अगली पीढ़ी में अलग हो सकता है। इस पीढ़ी में अगर झुर्रीदार हरा साथ साथ है अगली पीढ़ी में अलग हो सकता है। इस दोनों पॉइंट को थोड़ा सा हम यहां इसको घेर देते हैं। यहां पर आप देखिएगा इस जगह, ठीक है, और देखना है इस जगह। तो ये दो ऐसा जगह है जहां पर आपको ध्यान से देखना है कि बीज का जो गोल आकृति है वो पीला के साथ नहीं आया बल्कि गोल हरा के साथ आ गया। मतलब ये दोनों स्वतंत्र हो गया। और झुर्रीदार हरा के साथ नहीं आता बल्कि यहां झुर्रीदार पीला के साथ आ गया। मतलब ये दोनों भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इतना समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना था, और मटर के पौधे को चुना इसलिए मेंडल अपने प्रयोग में सफल भी हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुआ, क्यों सफल हो गया? क्या मेंडल ही पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने वंशागति के नियम को ढूंढने का प्रयास किया? नहीं, मेंडल फर्स्ट वैज्ञानिक नहीं थे। मेंडल के पहले और भी कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी प्रयोग किया और उन्होंने वंशागति के नियम को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कि दूसरे सब वैज्ञानिक सफल नहीं हुए, मेंडल ही पहले सफल हुए। तो क्या कारण रहा कि मेंडल ही अपने प्रयोग में पहली बार सफल हुए? तो हम लोग पढ़ते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, या हम लोग पढ़ेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, है ना? मटर के पौधे को चुनने का कारण,
मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण था? ठीक है, इसका आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेंडल सफल इसलिए हुआ, उसका पहला रीजन यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे को चुना। दूसरे पौधे पर भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन मटर के पौधे में कुछ ऐसा गुण विशेषता होता है कि मटर के पौधे पर अगर प्रयोग किया जाए तो परिणाम बेहतर प्राप्त होता है और नियम को समझना यहां आसान होता है। कुछ विशेष गुण है, अगर दूसरे पौधे पर किया जाएगा तो उतना स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मेंडल अपने प्रयोग में सफल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। दूसरा कारण, सफलता का क्या कारण? मटर के पौधे में अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे लंबा और बौना पौधा, लंबा और बौना पौधा, लंबा और बौना पौधा, फिर पीला और हरा बीज, पीला और हरा बीज, ईटीसी कई तरह का विपरीत लक्षण पाया जाता है। अगर हम दूसरे पौधा की बात करें, आम के पेड़ की बात करें कि आम के पेड़ में क्या ऐसा पौधा होता है कि कोई लंबा पौधा हो और कोई बौना पौधा हो? आम में ऐसा नहीं होता है ना। आम का तो सब पौधा का हाइट लगभग सब बड़ा ही होता है, कहां कोई छोटा होगा। हाँ, एज कम रहेगा तो छोटा जरूर होगा, लेकिन जब उसका एज बढ़ेगा तो वो पौधा भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन मटर का पौधा दो तरह का होता है, कुछ मटर का पौधा छोटा रहेगा, कुछ मटर का पौधा लंबा रहेगा। तो लंबाई में दो रूप मिल गया, लंबा और बौना। इसी तरह बीज का रंग, तो बीज का रंग जो है एक होता है पीला, एक होता है हरा। फिर बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। फूल का रंग बैंगनी और सफेद। फूल का पोजीशन, अगर फूल टॉप पर है, सबसे ऊपर में, उसको बोलते हैं टर्मिनल। और अगर फूल नीचे से ही निकला, ब्रांच के बगल से निकला हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्साइल। फल का रंग, फल का रंग जो है वो हरा भी होता है और पीला भी होता है। और मटर के फल की जो आकृति होती है वो भी दो तरह की होती है, फूला हुआ फल और सिकुड़ा हुआ फल। तो फिलहाल उतना नहीं जाते हैं, ये दो लक्षण लिखे कि लंबा और बौना पौधा हो गया, लंबाई का दो विपरीत रूप, रंग का दो विपरीत रूप, यानी कि पीला और हरा बीज हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा विपरीत लक्षण मटर के पौधा में पाया जाता है। तो प्रयोग करने में आसानी होगा, अलग अलग लक्षण पर प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा नियम, तीसरा कारण रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान एक बार में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मतलब मेंडल ने जैसे लंबाई एक लक्षण लिया, उसका दो रूप लिया, लंबा और बौना मटर का पौधा, एक लंबा मटर का पौधा, एक बौना मटर का पौधा। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में देखा सब लंबा पौधा। अच्छा, ये लंबा और बौना मटर के पौधा में और सभी तो लक्षण होगा, लेकिन बाकी लक्षणों पर मेंडल ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ लंबाई को ध्यान में रखा। हाँ, ये लंबा पौधा है, ये बौना मटर का पौधा है। अब लंबा पौधा में किसी कलर का तो फूल बनता होगा, किसी कलर का तो बीज बनता होगा, लेकिन फूल के रंग, बीज के रंग, बीज की आकृति को उसने छोड़ दिया। बोला कि बस हम लंबाई को देखेंगे, एक लंबा मटर का पौधा, एक बौना मटर का पौधा। क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सब लंबा मटर का पौधा प्राप्त हुआ, फिर F2 पीढ़ी में लंबा बौना दोनों प्राप्त हुआ, और अनुपात आया कितना? 3:1 पढ़े हम लोग। तो मेंडल एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहा था, और जब एक लक्षण समझ में आ गया, एक लक्षण की वंशागति समझ में आ गया, फिर दो लक्षण की वंशागति किया। बाकी वैज्ञानिक जो आ रहे थे वो एक तो मटर का पौधा चुनने रहा था, कोई दूसरा तीसरा पौधा पर प्रयोग कर रहा था, और एक साथ अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहा था। जब एक साथ अनेक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया तो गुण इतना मिक्स हुआ, इतना तरह तरह का गुण वाला पौधा प्राप्त हुआ कि कुछ नियम ही समझ में नहीं आया। मेंडल होशियार थे,
तो मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, और जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन समझ में आ गया, फिर दो लक्षण यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। मेंडल ने ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी किया था, लेकिन उससे कुछ विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग ट्राइहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, मटर का फूल होता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल होता है, जिसके कारण मटर के फूल में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मटर के फूल में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मटर के फूल में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। 6 नंबर, मटर के फूल में क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान होता है ना, आराम से क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। एक मटर के पौधा के फूल से परागकण को निकालेंगे, दूसरे मटर के पौधा के फूल के सीमा पर पहुंचा देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा। 7 नंबर, मटर के फूल में प्राकृतिक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका फूल बंद रहता है, हमेशा कैसा रहेगा? बंद। मतलब ये कि अगर मटर का हम फूल बनाएं तो मटर के फूल में जो है यहां पर अगर गायनोसियम है, यहां पर एंडोसियम है, ठीक है, तो कोरोला जो होगा, कोरोला वो ऐसे फूल को ढक लेता है, ऐसे। मटर का फूल होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यानी कि वो क्लोज रहता है, क्लोज। मटर के फूल में 3 अलग अलग तरह का पेटल होता है। कोरोला का यूनिट पार्ट पेटल। मटर के फूल में सबसे पीछे एक बड़ा सा पेटल होता है, वो अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढक लेता है, और वो दोनों छोटा पेटल अपने सामने के अन्य 2 छोटे पेटल को ढक लेता है, और इस तरह से सिकुड़ा हुआ रहता है मटर का फूल। हालांकि पीछे वाला पेटल थोड़ा सा खिला हुआ रहेगा, इस तरह का डिजाइन रहता है। ऐसे एक पीछे का बड़ा पेटल, ये अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढकेगा, ये भी अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढकेगा, और ये ऐसे पूरा सिकुड़ जाता है अंदर वाला, और उसके अंदर में रहता है एंडोसियम, गायनोसियम। जब फूल बंद है तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा क्या? ना तो बाहर से पोलन ग्रेन आ सकता है, ना तो इसका पोलन ग्रेन बाहर जा सकता है। मटर के फूल में क्रॉस पोलिनेशन तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कराए। तो मेंडल चाहता था कि जब हम सेल्फ पोलिनेशन के लिए फूल को छोड़ें, पौधा को छोड़ें, तो उस समय सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो, क्रॉस पोलिनेशन ना हो। अगर कोई फूल खिला हुआ है और हम चाहते हैं कि फूल में सेल्फ पॉलिनेशन हो और छोड़ दें फूल को, तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूल खिला हुआ है, कहीं बाहर से भी तो परागकण आ सकता है ना, बाहर से बिल्कुल आ सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो मेंडल चाहता था कि जब हम F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करें तो पौधा को छोड़ दें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, यानी प्राकृतिक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, ऐसा पौधा चाहिए था, ऐसा फूल वाला पौधा चाहिए था। तो मटर का फूल चूंकि होता है क्लोज, बंद रहता है, इसमें अपने आप हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा जब मनुष्य क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। एक ये कारण था। 8 नंबर, मटर के पौधे कम स्थान छेकते हैं। मटर का पौधा छोटा होता है, कम स्थान छेकता है, तो छोटे से जगह में भी बहुत सारे पौधे को उगाया जा सकता है। 9 नंबर, मटर के पौधे का जीवन काल, मटर के पौधे का जीवन काल कम समय का होता है। 2.5 से 3 महीना तक में मटर का एक बीज अंकुरित होकर नया पौधा बना लेगा, फूल फल बीज सब बना करके पौधा मुरझा करके मर भी जाता है 3 महीना के अंदर अंदर।
छोटा शॉर्ट इसका लाइफ स्पान है, जिसके कारण एक वर्ष में मटर के पौधे के 3 से 4 पीढ़ी को भी प्राप्त किया जा सकता है। और एक 10 नंबर बोल देते हैं कि मटर के पौधे पर मौसम में होने वाले परिवर्तन का कोई असर नहीं होता है। यानी मौसम अगर चेंज भी करता है तो मटर का पौधा जल्दी मरता नहीं है, लगभग हर तरह के मौसम में मटर का पौधा रह जाएगा, है ना, और वो अपना फल बीज देते रहेगा। यही सब कारण रहा कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो गया, या इन्हीं सब गुण विशेषता के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। हम लोग समझते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है, एक डायग्राम पहले बनाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। यहां गेमिट बनेगा कैपिटल टी वाला और यहां गेमिट बनेगा स्मॉल टी वाला, और जब ये दोनों जुड़ेगा तो अगली पीढ़ी में आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, आएगा कि नहीं। तो ये तो हुआ पेरेंट, ये हो गया पेरेंट। इस लाइन में क्या है, इस साइड लिख देते हैं, ये है पेरेंट, और इस लाइन में है गेमिट्स, ये क्या है गेमिट्स, और ये है F1 पीढ़ी, F1 जेनरेशन। पीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेनरेशन। ये हो गया F1 जनरेशन। अब हम लोग समझते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं यहां बैक क्रॉस क्या है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस क्या है। बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। बैक मतलब पीछे, यानी जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से कर दें, या तो इस F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यह है प्रभावी जनक और यह है अप्रभावी जनक, यानी इस बच्चे का हम क्रॉस कर दें उसके किसी भी पेरेंट के साथ, या तो इसके साथ या तो उसके साथ, तो यही कहलाता है बैक क्रॉस, यानी पिछले पीढ़ी से क्रॉस करना है। यानी कि बैक क्रॉस का मतलब है F1 का क्रॉस करेंगे उसके किसी भी पेरेंट के साथ। जैसे कर देते हैं, F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार क्रॉस कर देते हैं इस पीढ़ी यानी पेरेंट के साथ, कैपिटल टी वाले पेरेंट के साथ, और एक बार हम क्या कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हो गया, और क्रॉस कर देंगे रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ स्मॉल टी। तो यही कहलाता है क्या, बैक क्रॉस। अब मटर के पौधे में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मटर का पौधा जब वो बीज बनाता है तो पीछे का पौधा मर जाता है। लेकिन अगर हम अन्य पौधे पर की बात करें जिसका लाइफ स्पान ज्यादा होता है, अपना बीज बना दिया और बिल्कुल पहले वाला पौधा जिंदा रहेगा, बीज से फिर नया पौधा बनेगा, तो उसमें ये ऐसा बैक क्रॉस संभव है। या फिर एनिमल की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जानवरों में ऐसा होता है कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाला जो संतान होता है, उस संतान का भी रिप्रोडक्शन उसके पेरेंट के साथ हो जाता है। क्योंकि जानवरों में उतना समझ नहीं है, बच्चे का क्रॉस यानी रिप्रोडक्शन उसके पेरेंट के साथ हो जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से हो जाता है तो हम इसी को कहते हैं बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस करें उसके पेरेंट से, लेकिन किस पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, यानी उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो हम इसी को कहते हैं, ऐसे बैक क्रॉस को ही कहते हैं टेस्ट क्रॉस। करते हैं क्रॉस, F1 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कौन है तो दोनों होमोजाइगस, लेकिन यह है डोमिनेंट पेरेंट, यह है रिसेसिव पेरेंट, यानी स्मॉल टी है, ये भी एक बैक क्रॉस, लेकिन इस बैक क्रॉस का नाम रखा गया क्या,
टेस्ट क्रॉस, यानी कि ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस ही होता है। यानी कि जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस, उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो हम इसी को कहते हैं क्या, ऐसे बैक क्रॉस को ही बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। क्या समझ में आया? हम लोग मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम लोग लिखते हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो जब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे तो वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि एक जो F1 पीढ़ी था उसमें कैसा जीन था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था ना। और उसका हम क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉल टी, यही था ना। टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब है ये हुआ F1 का क्रॉस करते हैं उसके रिसेसिव पेरेंट से, तो करते हैं क्रॉस। यहां पर जब गेमिट बनेगा तो कैपिटल टी हो जाएगा अलग और स्मॉल टी हो जाएगा अलग, लेकिन यहां तो गेमिट एक ही तरह का ना बनेगा, स्मॉल टी वाला। हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका रिसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉल टी, ठीक है। टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। अब यहां क्रॉस जब होगा कैपिटल टी इस स्मॉल टी से जुड़ेगा तो अगला पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और अगर ये दोनों जुड़ जाता है तो फिर स्मॉल टी आया। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी बराबर एक बार आता है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बार आता है स्मॉल टी, यानी कि हो गया 1:1। ये हुआ मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बोलेंगे 1:1 होता है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बोलेंगे 1:1 होता है, ठीक है। डाई हाइब्रिड का भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। हम लोग डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का कैसा था, F1 पीढ़ी में था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है याद। रिसेसिव कैसा था, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ये था रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। अब जब यहां गेमिट बना था तो हम गेमिट कितने तरह का बनाए थे, 4 तरह का बनाए थे। यहां 4 तरह का गेमिट बना था, कैपिटल R कैपिटल Y वाला, कैपिटल R स्मॉल y वाला, स्मॉल r कैपिटल Y वाला और स्मॉल r स्मॉल y वाला। और यहां गेमिट एक ही तरह का बना था, स्मॉल r स्मॉल y वाला। जब ये दोनों जुड़ा था तो क्या बना, कैपिटल R और स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। जब ये दोनों जुड़ा तो बना था क्या, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y। जब यह दोनों जुड़ा तो बना स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और जब ये दोनों जुड़ा तो बना स्मॉल r स्मॉल y। और ये सब आया था कितना, सब का अनुपात जो आया था, सब का यहीं पर हम अनुपात सेट कर देते हैं, इसी में हम अनुपात सेट कर देते हैं। तो सब एक एक बार आया है, 1:1:1:1। तो अगर आ जाए एग्जाम में कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बोलेंगे 1:1:1:1। अगर आए एग्जाम में कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बोलेंगे 1:1। लेकिन अगर क्वेश्चन आए
डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? बोलेंगे 1:1:1:1। क्या इतना समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ठीक है, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।